हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको करने जा रहे हैं। ये नॉर्मली आपकी एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ, बट एक्चुअली ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है। तो यानी हम चैप्टर नंबर 2 जो है आपके पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे सर? इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म्स देखेंगे कि किस किस रूप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं और ये क्या क्या तरीके होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के। तो नॉर्मली हम इसमें एक सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझेंगे और एक लास्ट कंपनी को समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली इन तीनों को डिटेल में समझेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑपरेटिव और कंपनी ऐसे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारे पास फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस किस रूप में क्लासिफाई किया गया है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। बिजनेस एंटरप्राइज कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। मालिक अधिकार के रूप में अगर हम देखें तो बिजनेस को अलग अलग रूप से बांटा जा सकता है। इसमें हम सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ यानी जिसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ का मतलब यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसके ये भी इस नाम से भी जाना जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे टॉपिक्स को समझेंगे। जैसा मैंने आपको कहा इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स को बात करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है जहां पे हम सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और एचयूएफ की बात करेंगे और बचे हुए रिमेनिंग 2 टॉपिक्स जो है वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सबसे पहले दैट इज सोल प्रोप्राइटर। देखिए सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? पहले तो इस वर्ड को ही अगर मैं बाइफरकेट कर दूं तो यहाँ पे जो सोल है, सोल वर्ड का मतलब होता है सिंगल। सोल वर्ड का मतलब है आपके पास सिंगल। और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, यानी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर हो, अ सिंगल ओनर। जिस बिजनेस में सिर्फ एक ही मालिक है वही पूरे बिजनेस को चला रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? सोल प्रोप्राइटर। अब अपने आसपास देखेंगे तो आपको जितने भी बिजनेसेस दिखाई देंगे अपने आसपास में, देखिए चाहे वो आप एक स्टेशनरी की दुकान देख रहे हैं, चाहे आप एक बेकरी देख रहे हैं, एक ब्यूटी पार्लर देख रहे हैं, या फिर छोटे मोटे ठेले काट की दुकानें देख रहे हैं, ज्यादातर बिजनेस किस रूप में देखने को मिलेंगे? आपको सोल प्रोप्राइटर के रूप में ही देखने को मिलेंगे। मोस्टली बिजनेसेस आपको सोल प्रोप्राइटर के रूप में ही देखने को मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है पहले इसको समझते हैं। क्या है ये? इट मींस अ फॉर्म of organization in which there is only owner of business, जिसका सिर्फ एक ही मालिक हो, only owner, सिंगल मालिक हो, he himself manages and is the only receiver of all profits and losses। ये अकेला पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा और जितना भी प्रॉफिट हो, जितना भी लॉस हो, यानी जितना भी रिस्क है, जितना भी लाभ रिवॉर्ड होगा, वो सब किसका होगा? उस अकेले इंसान का होगा। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे सर? पहला फीचर इसके अंदर सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या होता है? एक अकेला इंसान सारे एसेट्स यानी जितनी भी संपत्ति है उसकी, प्रॉपर्टीज है बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारी संपत्ति, सारे रिसोर्सेज यानी मनी वगैरह जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रखा है वो सब का सब उसी एक इंसान का कहलाएगा। साथ ही साथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे ज्यादा बताइए सेपरेट लीगल का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल का मतलब होता है जहां पे हम बिजनेस और बिजनेस के अलावा बिजनेस से जुड़े हुए ओनर्स, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं कि बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस अलग है और उसके मालिक अलग है। तो ये कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू द बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटी दैट ऑफ द बिजनेस। ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर दैट ऑफ द बिजनेस मैन। जो कुछ है बिजनेस का वो सब बिजनेस के मालिक का है और मालिक यानी बिजनेस है। यानी बिजनेस का कल को कुछ भी नुकसान होता है तो पूरी भरपाई कौन करेगा? मालिक करेगा, कोई और आकर नहीं करने वाला है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है इसके अंदर नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। मतलब अगर इसको आपको स्टार्ट करना है, मैनेज करना, खत्म करना है, कोई जरूरत नहीं है किसी कोर्ट जाने की, किसी लीगल फॉर्मेलिटीज को, कोई एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं करना आपको। आपका जब मन करे इसको स्टार्ट करिए, जब मन करे बंद कर दीजिए। इसके बाद आता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसको कंट्रोल कौन करेगा? मैनेज कैसे करोगे? तो यहाँ जो सोल प्रोप्राइटर है इसके पास ही पूरी पावर है। अकेला इंसान है ना बिजनेस वाला, तो यही कंट्रोल करेगा पूरे बिजनेस को, यही मैनेज करेगा, अकेले ही ये सब कुछ कर रहा होगा।
अनलिमिटेड लायबिलिटी, अच्छा ये टर्म अभी समझ जाइए, आगे आपको कई बार सुनने को मिलेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जिस भी चीज में अनलिमिटेड लगा हुआ है, लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस टू पे, यानी कल को आपको पे करना है, कर्जा जो आपको चुकाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब ये कि द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेट्स, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग डेट्स। कल को अगर बिजनेस का कर्जा इतना बढ़ जाता है कि कल को बिजनेस की सारी संपत्ति बेच दे, बिजनेस खत्म कर दे, फिर भी पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, तो जो मालिक है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी यानी उसकी पर्सनल जो घर है, घर की संपत्ति है, उनको भी बेचा जाएगा और उनको बेच करके कर्जा चुकाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आगे बहुत सारे बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा जहां भी अनलिमिटेड वर्ड कहे लायबिलिटी के साथ, इसका मतलब साफ है कि अगर एसेट्स कम पड़े तो तुम्हारे पर्सनल एसेट्स को बेचा जा सकता है। चलिए ये तो होगा इसके फीचर्स की बात। हर एक टॉपिक को जब आप यहाँ देखेंगे ना इस चैप्टर में, तो पहले हम उसके फीचर समझेंगे, उसमें कौन क्या है। अगर आपको फीचर्स क्लियर हो तो इन्हीं फीचर्स से फिर हम दो टॉपिक और बनाएंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, किसमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, जो हालांकि सेम आपको देखने को मिलेगा। तो अगला है, पहले तो इसके फीचर्स देख लेते हैं, अभी और फीचर्स बचे हुए हैं इसके। तो अगला फीचर आता है इसके पास अनडिवाइडेड रिस्क, मींस द ओनर बियर्स ऑल द लॉसेस एंड एंजॉय ऑल द गेन्स। यहाँ पर रिस्क कोई बांटने वाला नहीं होता, जो नुकसान होगा सब मालिक का, जो फायदा होगा वो भी सब मालिक का। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है, आपके केस स्टडी के लिए आ सकता है। ये कुछ खास तरह के बिजनेस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे अगर आप कोई स्मॉल लेवल पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप स्टिचिंग यानी दर्जी का काम करते हैं, आप बेकरी चलाते हैं, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या एक और एग्जांपल लिख लीजिए, अगर आप स्टेशनरी का काम करते हैं, इन सभी बिजनेसेस के अंदर जो है आपके पास सोल प्रोप्राइटर सबसे अच्छा माना जाता है। सीक्रेसी की बात करें, ऑब्वियस सी बात है सर, एक ही इंसान है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो वो अपनी मर्जी से सब कुछ सीक्रेट ही रखेगा, उसे किसी से डिस्कस तो करने की जरूरत है नहीं। यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रेस्ट ओनली द ओनर, सिर्फ ओनर के पास है। ओनर जब तक खुद से किसी को नहीं बता रहा, किसी को खबर नहीं लगने वाली कि क्या होने वाला है, जब ओनर खुद बताता है तो ही एग्जीक्यूट होता है। किसी के साथ डिस्कस करने की, बताने की, किसी आउटसाइडर को जानने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इसके बाद आता है आपके पास मेरिट्स, इसके फायदे। सबसे पहला फायदा इसके अंदर होता है आपके पास, दैट इज इजी फॉर्मेशन। इसको बनाना बहुत आसान है, इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। क्विक डिसीजन, अकेला इंसान किसी से पूछने की जरूरत नहीं, फटाफट फैसला ले सकता है। सीक्रेसी, सब कुछ सीक्रेट है, सिर्फ ओनर जानता है, अकेला वो ये किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है उसको। डायरेक्ट मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब है यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो जो खुद से काम करता है, तो काम के बदले में जो लाभ होगा, जो फायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो उसी को मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार जितना मैं काम करूंगा उस काम के बदले जो बेनिफिट है, जो पैसा है, वो मुझे ही डिराइव होकर के आएगा। यानी उसको मोटिवेट रहता है वो कि मैं जितना मेहनत करूंगा उतना ज्यादा कमा सकता हूँ। पर्सनल टच, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिए, इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल टच, अकेला इंसान काम तो कर रहा है पर वो अपना एक टच, एक अपना प्रेजेंस देता है, जिससे कि हो सकता है कि उसकी सर्विस दूसरों से उसको बेहतर बना दे। द सोल ट्रेडर कैन मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, इन दिस वे गुड वर्क इज पॉसिबल एट लेस कॉस्ट एंड टाइम। और कहीं ना कहीं वो अपने परसेंटेज की वजह से बहुत अच्छा काम कम कॉस्ट और कम टाइम में भी करके दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपके पास लिमिटेशन, इसके अंदर कमियां क्या क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो कमी है जो इसमें दिखी, वो अकेला इंसान है, अकेले सब कुछ कर रहा है, अकेला पैसा लगा, तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स। अब ये तो मैं आपको कहूंगा रट लीजिए, कंपनी के अलावा कहीं भी किसी भी टाइप का बिजनेस ले आओ, पैसे की कमी तो सबको है, फाइनेंस तो सबको कम लगता है, तो यहाँ पे भी फंड कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अकेला इंसान है तो अकेले इंसान का जितनी संपत्ति होगी वो सिर्फ उतना ही इन्वॉल्व कर सकता है, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम होंगे। दूसरा, अकेले इंसान में लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है। मतलब क्या हो सकता है कि जो इंसान उस काम को कर रहा हो मार्केटिंग में बहुत अच्छा हो, प्रोडक्शन में बहुत अच्छा हो, सेल्स में ना हो सकता है वो सेल्स में भी अच्छा हो, फाइनेंस में ना हो सकता है फाइनेंस में भी अच्छा हो, एचआर में ना हो। यानी कहीं ना कहीं बिजनेस में हर एक ही इंसान सारी एबिलिटीज के साथ नहीं आता। तो जब सारी एबिलिटीज के साथ नहीं आता तो ये संभवतः पॉसिबल है कि जब सारी एबिलिटीज नहीं है तो ये पॉसिबल है कि वो किसी न किसी एबिलिटी में खराब हो सकता है और किसी में अच्छा हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बताया एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कल को आपके पर्सनल एसेट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी, कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा भरोसा मतलब क्या, एक ही इंसान है उसी से पूरा बिजनेस है, अगर वो इंसान नहीं तो फिर वो बिजनेस भी नहीं। जैसे अगर वो इंसान मर जाए, डेथ हो जाए उसकी, इंसॉल्वेंस, कंगाल हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, लुनेसी यानी पागल हो जाए, अपना दिमागी संतुलन खो दे, इलनेस बीमार पड़ जाए, बिजनेस क्लोज।
जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आपके आसपास भी अगर कोई छोटी मोटी शॉप है, वो इंसान एक दिन बीमार पड़ गया तो उस दिन दुकान नहीं खोल पाता, तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस वहीं के वहीं उस दिन रुक गया। फिर जब वो ठीक होकर के आएगा तो बिजनेस करेगा। अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में चला गया, तो एक हफ्ते दुकान बंद। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, बहुत जल्दी काम बन सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, स्कोप है सही, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यानी इस बिजनेस को बड़ा बनाना बहुत पॉसिबल नहीं है, ये छोटे लेवल पर ही करने के लिए ठीक है। बात करते हैं इसकी सुटेबिलिटी की कि आपको ये बिजनेस कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले सुटेबिलिटी वेयर द पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर्सनल अटेंशन चाहिए, जैसे कि टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर जैसे बिजनेसेस में। दूसरा, वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज्ड लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरीज, जहाँ पे अनस्टैंडर्डाइज्ड हमारे खुद के पर्सनल जैसे कोई ज्वेलरी कुछ ऐसा बना कर बेचते हैं, वहां पे कर सकते हैं। वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स आर रिक्वायर्ड एज इन केस ऑफ रिटेल स्टोर, जहाँ बहुत कम पैसा और बहुत कम मैनेजरियल स्किल्स लगता है, जैसे कि रिटेल स्टोर जो आपके घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती है राशन की, वो उस तरह से। बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा ना हो, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आता हो प्राइसेस में, डिमांड में, जैसे स्टेशनरी वगैरह की दुकानों पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता प्राइस में जल्दी, तो इन सब बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटर को सबसे अच्छा माना जाता है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट बिजनेस है दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसे हमने अभी कहा था आपको कि इसे हम लोग क्या मानेंगे, और एक एचयूएफ के नाम से भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। It is owned by the members of undivided joint Hindu family and managed by the eldest member or manager of the family known as करता। यहाँ पर आपको बता दूं, इस पूरे बिजनेस में ये मॉडल क्या है, ये सिर्फ भारत में पहले हुआ करता था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी एक ही घर के सभी लोग मिल करके बिजनेस करने लगे। इसको ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, और इस बिजनेस में सारा बिजनेस घर के लोग ही संभालते हैं, और घर का जो एक सबसे बड़ा इंसान होगा, व्यक्ति होगा, या फिर जिसे आपने घर में मैनेजर पोस्ट पर रखा है बिजनेस में, उसे हम यहाँ कर्ता के नाम से बुलाएंगे, और वही कर्ता सब बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा। इट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ, ये पूरा बिजनेस हिंदू लॉ के नियम के हिसाब से चलेगा। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, द कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स। देखिए अब यहाँ पे जो इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए बस एक ही शर्त है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेते आप उसके मेंबर बन जाएंगे। और इसके अंदर नॉर्मली दो मेजर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। पहला कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन अ फैमिली, इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम फैमिली कितने लोग लगेंगे, 2 लोग लगेंगे। और दूसरा उनके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उन्हें इनहेरिट करके लाए, यानी उनके पूर्वजों की कोई ना कोई संपत्ति होनी चाहिए जिससे वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपने पूरा पढ़ा है, जॉइंट हिंदू फैमिली जो सबसे बड़ा होगा, जो बिजनेस को मैनेज करेगा, उसे करता कहेंगे, ठीक है। कम से कम 2 लोग लगेंगे, ओके ठीक है। इसका मेंबर बनने के लिए बर्थ उसी का लेना होगा, यानी जन्म लेते हैं उसके मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। किस नियम से चलेगा सर, ये हिंदू लॉ के हिसाब से चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, किस नियम से चलेगा, हिंदू लॉ के हिसाब से चलेगा, यानी इस बिजनेस को वही कर सकते हैं जो हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं या जिनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता होगा। यानी कि इस बिजनेस को 2 लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, फर्स्ट मुस्लिम्स एंड द सेकंड वन इज क्रिश्चियंस। इन दोनों के लिए ये बिजनेस जो है वो अलाउड नहीं होता है, अदरवाइज बाकी सब इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास उनके अपने लॉ, मुस्लिम्स के अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, क्रिश्चियंस के लिए अपने लॉज वगैरह हो सकते हैं जो मानते हैं। बेसिकली अगर वो हिंदू नहीं तो फिर वो हिंदू लॉ को फॉलो नहीं कर सकते, और हिंदू लॉ को फॉलो नहीं कर सकते तो इस बिजनेस को भी कैरी नहीं कर सकते। वो अदर टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, मगर ये वाला बिजनेस नहीं चलेगा। एक और बात सर, यहाँ पे आपको अगले पॉइंट में दे रखा है 2005 के अंदर एक आया था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो हिंदू लॉ था उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट करके बोला गया अलाउज वुमेन टू बिकम को-पार्टनर्स, यानी को-पार्टनर बिजनेस के मेंबर्स एज वेल एज कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले क्या था, पहले के बिजनेस में बोला जाता था कि महिलाएं जो हैं वो इस बिजनेस में जब रहेंगी तो जन्म के साथ अधिकार तो मिल जाएगा, पहली बात तो कभी कर्ता नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि विवाह के बाद उन्हें दूसरे घर जाना है, इस घर में तो नहीं रहेगी, तो इस बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकती, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, जैसे ही विवाह हो जाएगा वो इस बिजनेस से बाहर हो जाएगी, ये भी एक शर्त थी। लेकिन फिर बाद में एक अमेंडमेंट लाया गया, और अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि नहीं, महिलाओं को भी वही सारे इक्वल राइट्स मिलेंगे जो पुरुष को मिलते हैं, वो भी कर्ता बन सकते हैं। अगर वो खुद की विलिंगनेस से जाना चाहे तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी इसने मैन और वुमेन दोनों को इक्वल कर दिया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के राइट्स बराबर। इससे पहले हमारे भारत में जॉइंट हिंदू फैमिली के 2 रूप देखने मिलते थे, को मिताक्षरा कहते थे और एक को दया भाग कहते थे, जिसमें एक में तो अलाउड था महिलाओं को सारा अधिकार, पर एक में अलाउड नहीं था। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की, इसके क्या क्या गुण होंगे। सबसे पहला फॉर्मेशन बता दिया, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम फैमिली के 2 मेंबर लगेंगे, और सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस को कर सकते हैं। ये काट दीजिएगा।
अब आते हैं मेंबरशिप की बात करते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है, जैसे आपने उस फैमिली में बर्थ किया आपको यहाँ का मेंबर बना दिया जाएगा। कंट्रोल की बात करते हैं, पूरा बिजनेस मैनेज किया जाएगा कर्ता के द्वारा, जो घर का हेड होगा। और द अदर्स मेंबर कैन सजेस्ट हिम ओनली, और दूसरे लोग से उसे सलाह दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। नॉर्मली घर का बड़ा यानी दादाजी वगैरह होते होंगे वो यहाँ पे करता रहता है। लायबिलिटी की बात करूं, अब जब सारा बिजनेस कौन संभाल करता, तो कर्ता की तो लायबिलिटी क्या कर दो, अनलिमिटेड कर दो। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। यानी बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है, वो अपने हिस्से तक के ही भागीदार होंगे, लेकिन जो करता है वो क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। परमानेंट एग्जिस्टेंस, ये बिजनेस लगातार चलेगा। जब पीछे देखा था सोल प्रोप्राइटर मर गए, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया तो बिजनेस बंद, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, द एग्जिस्टेंस इज परमानेंट लाइक द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेथ, इंसॉल्वेंसी और लुनेसी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक करता है वो बीमार पड़ जाए, मर जाए, दुखी हो जाए, उसकी याददाश्त चली जाए, कुछ भी हटाओ उसको, घर का जो दूसरा बड़ा मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा और बिजनेस को कैरी कर लेगा। फिर बात करते हैं माइनर मेंबर्स की। अ माइनर कैन आल्सो बिकम फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। माइनर भी हो यानी जिसकी उम्र 18 से कम है, लेस देन 18 इयर्स ओल्ड, वो भी इस बिजनेस का मेंबर बन सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माइनर है। माइनर है तो यानी उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लॉसेस में कोई भी भागीदारी नहीं देगा। जब वो 18 का हो जाएगा उसके बाद भले वो उसमें एंटर आउट हो सकता है। रजिस्ट्रेशन, इसको रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं होती। बिल करवाना चाहोगे तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर फायदा क्या क्या है, यानी क्या क्या इसके फीचर मेरिट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कर्ता का डिसीजन नॉर्मली सभी मान लेंगे, घर का बड़ा व्यक्ति। दूसरा, कंटिन्यूड बिजनेस एक्जिस्टेंस, लगातार बिजनेस चलता रहेगा, कर्ता मर जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए तो उसे नया कर्ता बना दो, चलता रहेगा बिजनेस। लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये अच्छी बात है, रिलीफ है, उनको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। सीक्रेसी, घर के ही सभी लोग हैं, बाहर किसी से डिस्कस करना नहीं है, और कहीं ना कहीं सारे बड़े फैसले जो सिर्फ करता ही ले रहा है, तो करता अपने तक ही रखेगा, ऑब्वियस बात है, सब सीक्रेट रहेगा। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, घर के लोगों पे हम भरोसा कर सकते हैं, सहयोग मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन और लॉयल्टी बनी रहेगी और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, तो बढ़िया बढ़िया बात बता दी। कुछ नेगेटिव, देखो जब हम पॉजिटिव बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, और जब आप नेगेटिव में कुछ लिख रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना है वो, मतलब मुझे कुछ कमियां ढूंढनी है। जैसे मैंने भी क्या कहा, घर के लोग हैं, लॉयल्टी होगी, कोऑपरेशन होगा, यानी भरोसा भी रहेगा और मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन जरूरी है कि ऐसा होगा। घर के अगर घर के 4 बेटे हैं तो 4 बेटों में हो सकता है कि चारों के मतभेद हो जाए, चारों अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन वो बात मैं कहता हूँ जब लिमिटेशन में, यानी एक ही चीज को हम पलट के भी बोल सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो होगा अगर नेगेटिव पॉइंट है तब लिमिटेशन होगा, और पॉजिटिव पॉइंट कह रहा हूं तो मैं उसको मेरिट में, ये ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कमी क्या है, लिमिट कैपिटल। वो होकर भी कितनी प्रॉपर्टी, जितनी एंसेस्ट्रल है वही तो रहेगी, और तो रहेगा नहीं, तो ये दिक्कत है। दूसरा, मैनेजरियल स्किल्स की कमी होगा। मैनेजरियल स्किल्स का मतलब कि आपने इसको मान लो घर का सबसे बड़ा इंसान करता बना दिया, अब घर का सबसे बड़ा इंसान अनपढ़ है, फिर उसको तो मैनेज नहीं करने आएगा बिजनेस। या घर का बड़ा इंसान जो डॉक्टर है, उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, फिर या घर का जो बड़ा इंसान है वो किसी दूसरे एक्सवाइजेड काम में है, उसको बिजनेस का एबीसीडी नहीं आता, उसको बिजनेस मैनेज नहीं करने आता, उसको मार्केटिंग, एचआर, सेल्स समझ में नहीं आती, फिर क्या करेंगे, तो स्किल्स की तो कमी होगी। और हो सकता है मान लो आता भी है तो वो एक ही व्यक्ति सभी फील्ड में अच्छा हो जाएगा, तो नहीं है, तो ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ऑब्वियस बात है, पीछे लिमिटेड का था मेंबर्स का, कर्ता का नहीं, तो कर्ता की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड ही है ना, ये तो नुकसान ही है। ऑब्वियस सी बात है, कर्ता भी बड़ी बात है, कर्ता को तो सब कुछ पे करना पड़ेगा, और कर्ता पे कर रहे हैं, घर की संपत्ति तो जा रही है। इसके अलावा अनबैलेंस्ड जनरल, पीछे कहा था सेम एज कर्ता इज ओवरबर्डन विद वर्क, ही मे टेक हार्श एंड अनबैलेंस्ड डिसीजन। हो सकता है कई बार कर्ता अनबर्डन ओवरबर्डन हो जाए, यानी काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो हार्श हो जाए या क्रोधित रहे या सही से फैसला ना कर पाए, समस्याएं भी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट बता दूं, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन डिक्लाइन, हमारे भारत में बहुत जल्दी खत्म होने को है, बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। क्योंकि अब जॉइंट हिंदू फैमिलीज बची कहां, अब फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, जॉइंट में नहीं रहना चाहते लोग। जब जॉइंट में रहेंगे नहीं तो फिर बिजनेस जॉइंट में चल भी नहीं सकता, जिस वजह से बिजनेस बहुत जल्दी खत्म होता है, इसका लेवल ऑफ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ज्यादा लोग इस बिजनेस की तरफ कैरी आउट नहीं होते। चलिए अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप। सबसे लेंथी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने से समझ लीजिए, इस पूरे के पूरे पार्टनरशिप में हम जिस एक्ट के ऊपर काम करेंगे, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 तो 1932 द्वारा गिवन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर बात करेंगे, और उसी एक्ट के हिसाब से सारे नियम या कानून जो है वो यहाँ चलेंगे। इस एक्ट में हमें पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन दी, उसने क्या कहा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of a business carried on by all
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन, एक संबंध है किनके बीच में? लोगों के बीच में, जो आपस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। और प्रॉफिट किस चीज का? बिजनेस का। और ये बिजनेस या तो सभी के द्वारा किया जा रहा होगा या किसी एक के द्वारा सभी के बिहाफ पर किया जा रहा होगा। मतलब क्या हुआ सर? मतलब पहली बात तो इससे ये पता लगती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही कि यहाँ पे पर्सन्स बोला है, पर्सन नहीं, यानी मोर देन वन पर्सन का कॉन्सेप्ट होगा। और यहाँ पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन्स होने चाहिए, यानी कम से कम 2 लोग लगेंगे पार्टनरशिप करने के लिए, और मैक्सिमम 50। अच्छा, मैक्सिमम को लेकर के आपको डाउट हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब आया था उसने सिर्फ मिनिमम बताया कि मिनिमम कितने होंगे? 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी। फिर आया कंपनी एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि कोई भी अदर टाइप ऑफ बिजनेस होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर्स होंगे वो सिर्फ 100 हो सकते हैं, तो 100 पे लिमिट कर दिया। फिर उसके बाद कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आया इन द ईयर 2014, रूल नंबर 10, रूल 10 से अमेंड किया गया इसको, और उसमें बोला कि ना मैक्सिमम कितने होंगे? 50। इसलिए आज करंटली हम क्या मानते हैं कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने होंगे? 50। क्लियर यहां तक? यानी मैक्सिमम की लिमिट को हमने सेट कर दिया कि मैक्सिमम कितने? 50। चलिए, इसके बाद दूसरी बात आपने यहाँ पे क्या कही? एग्रीमेंट। इट इज एन आउटकम ऑफ एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। एग्रीड हुआ था ना, एग्रीड का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। मतलब कि पार्टनर्स अब आपस में एग्री करेंगे, देख भाई ऐसे ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे, ऐसे ऐसे बिजनेस करेंगे, तेरा इतना हिस्सा मेरा इतना, ये ओरली भी तय कर सकते हैं और रिटन भी हो सकता है। यानी आप पे भरोसा है, आपको लगता है कि कोई धोखाधड़ी नहीं होगी तो ओरल लिख ले, और नहीं तो रिटर्न कर ले। आपको कलयुग का पता है आपको क्या करना चाहिए। वैसे ज्यादातर सलाह दिया जाता है कि रिटर्न ही रहे तो बेहतर है, कल को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वरना अगर आप चाहें तो ओरल भी काम कर सकते हैं, लेकिन ओरल करने से क्या नुकसान होंगे, क्या फायदा होगा, भी आगे हम देखेंगे। तीसरी चीज, यहाँ बिजनेस का पूरा मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स, कोई दान धर्म दक्षिणा या भलाई ये सब नहीं है उद्देश्य। क्या उद्देश्य होगा? मुनाफा कमाना, प्रॉफिट करना है, और उस प्रॉफिट के साथ साथ उस प्रॉफिट को क्या करना है? शेयर भी करना है, जितने पार्टनर्स उससे आपस में बांटना भी होगा ये प्रॉफिट। इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, यहाँ पर जितने पार्टनर्स होंगे उनके पास पूरा पूरा अधिकार होगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। सभी लोग मिल करके बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे और डिसीजंस लेंगे। यानी ऐसा नहीं कि कोई अकेला ही आएगा और अकेले ही वो सारे फैसले करने लगेगा, ना जी ना, सबको मिलके फैसले करने हैं, सबसे सहमति लेकर के काम करना है। लायबिलिटीज की बात करें, पार्टनर्स की लायबिलिटी भी कैसी होगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या? अगर डेट ज्यादा है तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाएगा, यानी यहाँ पार्टनर्स की पर्सनल जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी इस्तेमाल कर ली जाएंगी। क्लियर? इसके साथ साथ यहाँ पर एक और समस्या, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी रहता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या? देखो, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पागल हो जाए, उसकी जिंदगी बिगड़ जाए, कोई कंगाल हो जाए, तो वो व्यक्ति अब उस पार्टनरशिप को कैरी नहीं कर सकता। अगर वो कैरी ही नहीं कर सकता उस बिजनेस को आगे, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? उस व्यक्ति को पार्टनरशिप से निकलना होगा। जैसे ही वो बिजनेस से बाहर होगा, बचे लोग दोबारा से पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहेंगे कि अगर करना है तो करते रहते, भाई क्या दिक्कत है? एक जा रहा ना, हम तो 50 लोग कर सकते हैं मैक्सिमम, एक को दिक्कत होगा, 49 तो बचे। तो 49 लोग जो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, पार्टनरशिप उन्हें फिर से नई फॉर्म करनी होगी, क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप को हटाना पड़ेगा, अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए इसने कहा कि इसमें कंटिन्यूटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यही ट्रू टेस्ट होता है पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप है कि नहीं होता। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या? एवरी पार्टनर प्लेज डबल रोल, एन ओनर एंड एजेंट। ओनर भी है वो और एजेंट भी है। ओनर और एजेंट का मतलब क्या? जैसे मैं बिजनेस में हूं, लेट्स सपोज 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर बस कर, अब पहली बात तो तीनों ही मालिक है, ओनर तो है, पर एक व्यक्ति जहां मालिक है वहीं अगले के लिए वो क्या बन जाएगा? एजेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं, इसमें ए और बी जो है वो फॉरेन गए ट्रिप के लिए, फॉरेन गए। इसी बीच में सी ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब सी ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट में सी वाले भाई साहब को लॉस हो गया 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब ये लोग यहाँ से लौट करके आते हैं आफ्टर 30 डेज, 30 दिन का एक ट्रिप करके अपना लौट करके आ रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पे गए थे भाई साहब अमीर लोग, तो 30 दिन के बाद ये लौट करके आता है और ये देखते क्या होगा? लॉस हो गया। अब लॉस हो गया ना, तो ये बड़ा स्मार्ट चंड इंसान, खत्म बुद्धि का, ये कहता देख भाई हम तो नहीं थे तेरे बिजनेस में, हम तो गए थे ट्रिप करने, हमारे एब्सेंस में तूने कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 लाख का नुकसान हुआ,
ठीक है। तो 10 लाख का नुकसान हुआ तो मैंने भर रहा, भाई मैं तो था ही नहीं बिजनेस में, तेरी वजह से हुआ है, तू जा। अब सेकंड केस में, अब सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में वापस यही तीन लोग ए बी और सी। इस बार क्या हुआ कि ए और बी जो है वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए, क्या बिजनेस मीटिंग ही देते, चलो बिजनेस मीटिंग के लिए लेट सपोज वो यूएसए चले गए और यहाँ इनका ये मीटिंग 3 महीने का था। इस बीच में वापस से सी रहा है, सी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा। अब सी ने क्या किया, इसी समय पे सी ने लेट सपोज एटीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उस एटीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें सी को क्या हुआ, फायदा हो गया, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कितने रुपए का, प्रॉफिट 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब 3 महीने बाद लौट के आते हैं, सी बोलता देखो जी ऐसा है। अब फिर एक चट एक अरे मालिक हम तो पार्टनर्स हैं, आपकी वजह से प्रॉफिट हो गया, क्या हुआ, लेकिन प्रॉफिट तो तीनों का है ना, तीनों ही पार्टनर्स है, तो 25 लाख होते हैं। अच्छा मतलब लॉस हुआ तो मेरा हिस्सेदारी नहीं, और प्रॉफिट हुआ तो मांगने आ गया। तो ऐसे दोनों ही कंडीशन में इस नियम ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई एक पार्टनर की एक्टिविटी अपने आप दूसरों क्या कर देगी, बाउंड कर देगी। यानी लॉस होगा तो लॉस भी तीनों में बटेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी तीनों में बटेगा, क्योंकि सी की एक्टिविटी ने इन तीन दोनों को बाउंड कर दिया, क्योंकि सी इस समय किस पोजीशन में था, एजेंट, और एजेंट के द्वारा किया गया कोई भी काम अदर को भी बाउंड करता है। यानी चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, एक पार्टनर ने कोई एक्टिविटी करी बिजनेस में तो उसमें जितने भी पार्टनरशिप में मेंबर्स है सभी उसके लिए क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी करने से पहले पार्टनर से पूछना, सलाह लेना बहुत जरूरी होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पेस्ट प्रेजेंट क्या होता है। अब बात करते हैं मेरिट्स की, इसको बनाना, इसके अंदर क्या क्या खूबी होती है। तो सबसे पहले खूबी जो इसके अंदर पाई जाती है दैट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको बनाना बहुत आसान है, क्लोज करना बहुत आसान है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं होती है। लार्ज फाइनेंशियल, 50 लोग आ रहे हैं तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। बैलेंस डिसीजन, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके बात करके फैसले करते हैं तो फैसले बहुत ही बैलेंस होंगे। देखो फिर से वही बात, बैलेंस कह रहा है क्योंकि मेरिट है कि सब मिलजुल के फैसले करेंगे, सभी एक साथ सहमति लेंगे और फिर फैसला लेकर हो गया बैलेंस। जरूरी है 50 और राजी हो एक ही चीज पे? नहीं जरूरी है। तो हो सकता है कि वो लिमिटेशन है, फिर बोलेंगे कि ना 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 कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर बात करते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क की। रिस्क भी बढ़ गया, पार्टनर्स आपस में रिस्क बांट लेते हैं, एक के ऊपर इतना रिस्क नहीं है, अब उनको भी लगता है मेरा अकेले का थोड़ी जाना है, सबका जाएगा जाएगा तो मिलजुल के कहने का रिस्क कम हो गया, बॉर्डर में स्ट्रेस कम हो जाता है। सीक्रेसी, कुछ भी होगा तो पार्टनर्स ज्यादातर क्या करेंगे, अपने बीच में डिस्कस करेंगे, पब्लिक को डायरेक्टली नहीं बताते, पब्लिक को बहुत बाद में ही पता चलता है। तो संभवतः ये पॉसिबल है कि यहाँ पे सीक्रेसी बनी हुई रहेगी। एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश, और बिजनेस अफेयर्स आर केप्ट सीक्रेट, तो सीक्रेट रहेगा यहाँ पे हर चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। देखो रिसोर्सेज, अभी पीछे क्या कहा था कि रिसोर्सेज रहेंगे, लेकिन मेंबर्स तो 50 ही, तो 50 के ऊपर रिसोर्सेज नहीं चल पाएंगे, वो तो लिमिट हो जाएगा ना, उतना ही रहेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये दिक्कत है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, उनके पर्सनल इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी में दिक्कत रहती है, क्योंकि कोई भी मर गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, रिलायंसी हो गई, तो बिजनेस को बदलना पड़ता है या फिर से कंटिन्यू करने के लिए दोबारा बनाना पड़ता है। यहाँ पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत कम है। पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स इन अकाउंट्स, thus they lack public, क्योंकि इनको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी होती, कोई पब्लिश नहीं करना होता अपने रिकॉर्ड, जो बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा थोड़ा कम रहेगा इस बिजनेस में। इसके साथ साथ लैक ऑफ हार्मनी, आदरा के पीछे कॉन्फ्लिक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट देगा, पीछे क्या कहा, बैलेंस डिसीजन रहेगा, मेरिट था। लिमिटेशन में आके क्या बोल रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग है बिजनेस में तो हो सकता है कि उनके ओपिनियंस मैच ना करे, और ओपिनियंस मैच नहीं करे तो कोऑर्डिनेशन ठीक ना रहे, उनके बीच में हार्मनी यानी अच्छे संबंध ना रहे। अच्छा ये तो हो गया इसकी कमियों की बात। एक नोट है और नीचे में, when the business happens to be of a medium size and the partners have mutual understanding and goodwill, then partnership form business organization is the best। अगर आपके बीच में, आपका बिजनेस मीडियम साइज है, आपके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपको लगता है कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये। सिर्फ एग्जांपल के लिए सीए फर्म्स, होटल्स और बहुत सारे फैक्ट्रीज ऑफ मिडिल लेवल जो होती हैं वो पार्टनरशिप के रूप में ही काम करना पसंद करती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, कोई डाउट या परेशानी तो देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। चलिए 1 मिनट का थोड़ा सा होल्ड लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को फिर से स्टार्ट करेंगे।
चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अलग अलग टाइप के पार्टनरशिप के फॉर्म्स को आपको अब समझना है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में आपके पास सबसे पहले जो आपके पास आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कि समय के हिसाब से देखेंगे, टाइम के हिसाब से बिजनेस को किस किस रूप में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पार्टनरशिप को टाइम के हिसाब से दो कैटेगरी बांटते हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ पे किस विल का मतलब होता है इच्छा, यानी आपकी इच्छा अनुसार पार्टनरशिप चलेगा, और पर्टिकुलर का मतलब होता है यहाँ पे फिक्स्ड टाइम, यानी एक फिक्स समय के लिए पार्टनरशिप होगा, उसका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर्स एंड कंटिन्यू फॉर अनलिमिटेड टाइम। जब तक पार्टनर्स ने मतलब ऐसा कुछ हो गया, आपने जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं पर आपने कुछ फिक्स नहीं किया कब तक करना है, तो आपने कहा ठीक है हम पार्टनरशिप बिल कर लेंगे, जब तक मन करेगा चलाएंगे और जब मन करेगा बंद करने का हम बंद करके चले जाएंगे, तो पार्टनरशिप बिल हो गया। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टनरशिप करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव एंड कम टू एन एंड आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ एवरी। उद्देश्य से बनाया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक बिजनेस करेंगे, जैसे बिजनेस पूरा हुआ या कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ उसी समय पे आपने क्या किया, अपने पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से दो पार्टनरशिप होती है, जनरल और लिमिटेड। जनरल का मतलब लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड एंड जॉइंट, जहां पे लायबिलिटी पार्टनर्स की लिमिटेड कर दी जाए और एक साथ रखी जाए सबकी। ईच पार्टनर पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन बिजनेस मैनेजमेंट, सभी लोग मिलजुल कर एक साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑप्शनल होता है, इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। और द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जैसे बेसिक से था कि अभी तक जो आपने देखा पार्टनरशिप में पढ़ा, वही सारे फीचर्स बताए कि अगर ऐसा होता है तो उसे क्या कहेंगे, जनरल पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है पार्टनरशिप में, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सभी को सब कुछ देना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगला आया लिमिटेड पार्टनरशिप। इसने क्या कहा, इसने कहा देखो सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप सबकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड मत रखिए। आप क्या करिए, आप जो लायबिलिटी है एक पार्टनर की, एट बेस्ट वन पार्टनर, उसकी लायबिलिटी तो क्या कर दो, अनलिमिटेड कर दो। बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। यानी जो सिर्फ एक पार्टनर है जो मेन है, जो बिजनेस का हेड होगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। अब जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसके पास तो राइट होना चाहिए बिजनेस को मैनेज करने का, इसलिए इसने कहा दे डू नॉट हैव राइट टू मैनेज बिजनेस मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे सिर्फ वही जिसकी लायबिलिटी सबसे ज्यादा है वही बिजनेस को मैनेज करेगा, सबका अधिकार नहीं होगा। और ऐसे टाइप के पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी होता है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, वाइंडिंग अप आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हमें पता तो रहे कि किस पार्टनर से सारा पैसा निकलवाना है। कंटिन्यूटी ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स विद लिमिटेड लायबिलिटी। जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले लोग होंगे, वो मर जाए, वो लुनेसी मर जाए, कुछ भी उससे पार्टनरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैनेजमेंट तो किसी एक के ऊपर ही है। हाँ, जिस दिन इस व्यक्ति को कुछ हो जाएगा उस दिन इस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने, अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो पार्टनरशिप एट विल, जिसमें पार्टनरशिप आपकी इच्छा से चलेगा, जब तक चलाना चलाओ, जब बंद करना हो कर देना। पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक खास ऑब्जेक्टिव से या एक खास कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म, बिजनेस खत्म। फिर आया जनरल पार्टनरशिप, जो जनरली सब बनाता है, इसमें जो फीचर्स सब सेम था। लिमिटेड पार्टनरशिप, जहां पे एक पार्टनर के लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड करता है, और वही जो अनलिमिटेड वाला है वही सब बिजनेस को मैनेज करेगा, सब चीज के लिए होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप तो पढ़ लिया, पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्टनर्स आपके पास टोटल ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो आपके बिजनेस में पैसा भी लगाए, जो आपके बिजनेस को मैनेज भी करे, प्रॉफिट भी बांटे, और जिसकी लायबिलिटी भी क्या हो, अनलिमिटेड हो। मतलब नॉर्मली वो जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो सारा काम वगैरह कर रहा है, वो कौन होता है, एक्टिव पार्टनर। फिर इसी के आगे आता है दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मैं सब करूंगा पर बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लूंगा, यानी बिजनेस मैनेज करना नहीं आता, तुमको पैसा भी दूंगा, तुमका रिस्क भी बांटूंगा, प्रॉफिट भी लूंगा, लायबिलिटी का लिमिट उठाऊंगा, लेकिन बिजनेस मैनेज मैं नहीं करूंगा, तो वो तुम करो। नॉर्मली ऐसे केस में क्या होता है, नॉर्मली किसी 2-4 भाइयों ने मिलकर बिजनेस किया पार्टनरशिप पर, तो उनके पिताजी होते हैं स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं, यानी ठीक है पैसा लगाएगा लेकिन काम तुम लोग करो, जो होगा दिखाते हैं। फिर आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर एक्टिव पार्टनर सेम नहीं होते, बस फर्क क्या होता है, ये सबको पता है, ये सबकी किसी को पता नहीं होगा, यानी ये सब कुछ करेगा, यस 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 सब होगा, मैनेजमेंट में भी रहेगा, लेकिन किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं बिजनेस के अंदर हूं। इसका बाद आता है, ये दो इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल और पार्टनर बाय स्टॉकर। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग हमारे बिजनेस के पार्टनर नहीं होते, लेकिन कभी कभी व्यक्ति सामने से बताने लगता है कि नहीं मैं बिजनेस का पार्टनर हूं, और हम चुप रहते हैं कि चल ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते बात की बात। और कभी कभी हम खुद सामने से बताने लगते हैं कि वो तो हमारा पार्टनर ही है, पर वो पार्टनर नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसको बिजनेस कह रहा है, बिजनेस कह रहा है कि तुम मेरे पार्टनर हो,
लेकिन वो इंसान चुप रहता है, वो पर्सन जो है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। पर्सन कुछ नहीं कह रहा, साइलेंट है, यानी वो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, इसका फायदा हो जाए, बाद में समझेंगे। तो ऐसे केस में उसने कोई पैसा लगाया नहीं होगा, मैनेजमेंट में तो वो होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट या लॉस लेगा, और लायबिलिटी उसकी कैसे हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। वैसे क्यों कोई करने देगा, सबसे बड़ी बात तो ये। तो नॉर्मली लोग करते क्या, जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जिनकी अच्छी वैल्यू रेपुटेशन होती है, उन लोगों को ऐसे लोग अपने यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर कैटेगरी रखते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, लेकिन आपको जो भी फायदा नुकसान होगा वो आपको मिलेगा। इसके बदले में इसमें क्या होगा कि मैं आपका नाम इस्तेमाल करूंगा, कोई मुझसे पूछेगा कि पार्टनर है क्या, वो आपको इतना बोलूंगा कि हाँ जी मेरे पार्टनर है, आपको चुप रहना है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बन जाएंगे, नॉमिनल पार्टनर। यहाँ पे पहली बात, पर्सन साइलेंट है, पर्सन साइलेंट है, और बिजनेस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो क्या है, मेरा पार्टनर है, तो कौन हो गया, वो नॉमिनल। इसका ठीक उल्टा हो जाए, अब पर्सन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हो कि मैं क्या हूं, पार्टनर हूं, मैं तो पार्टनर उसी बिजनेस का, और बिजनेस क्या है, वो बिजनेस साइलेंट बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कह रहा। ऐसे में मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का, आपका मित्र आपके साथ किया, और आपका मित्र उससे बात कर रहा था कि आपको अंग्रेजी थोड़ी कम आती थी, और कॉन्ट्रैक्ट करते करते आपने जब बात करना स्टार्ट किया तो आपके मित्र ने कह दिया अपना ही बिजनेस का टेंशन, और सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपसे, इस भरोसे पे कि अच्छा भाई साहब इस बिजनेस के हैं और इतने बड़े इंसान है तो अच्छा ही होगा, लेकिन वो आपका पार्टनर नहीं था, आप चुपचाप थे, बिजनेस तो आपका था। तो इस कंडीशन में तो इसने कोई कैपिटल दी होगी, ना कोई मैनेजमेंट में हिस्सा लेगा, ना कोई प्रॉफिट मिलेगा इसको, लेकिन लायबिलिटी इसकी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। लेकिन एक और बात, इन दोनों ही पार्टनर की जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये सिर्फ इन्वॉल्व हुए हैं ना, उसी कॉन्ट्रैक्ट तक की लायबिलिटी, आपकी बिजनेस की अदर लायबिलिटीज में का कोई हिस्सा नहीं होगा, सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट तक क्लियर होगा। फिर से समझो, नॉमिनल जहां बिजनेस चला के कह रहा है कि मेरा पार्टनर है, पार्टनर का स्टॉपर जहां पार्टनर चला के कह रहा है कि ये मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं, तो वो पार्टनर का स्टॉपर बन जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास पार्टनरशिप डीड। अब पीछे मैंने आपको बताया था ना कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने रिटन एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट को ही क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे। यानी अगर सबको सबका एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्मेट में है तो वो आपके पास पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब रिटन कर लेना जरूरी होता है ताकि कल कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, और अब जो रिटन एग्रीमेंट बनाओगे तो उस डीड में क्या क्या बातें करोगे। सबसे पहले तो आप अपने फर्म का नाम और उसका एड्रेस बताओगे, फर्म मतलब आपके बिजनेस जहां पे है, जो ऑफिस है उसका एड्रेस बता दोगे। फिर उसके अलावा आप अपने सभी पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस दोगे, क्या क्या करते हैं। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, जनरल पार्टनर है, लिमिटेड पार्टनर है, विल वाला है, पर्टिकुलर बताना पड़ेगा। बिजनेस का स्कोप क्या क्या काम करते हो बताना पड़ेगा। कितना कितना कैपिटल यानी कितना कितना पैसा पार्टनर्स लेके आए वो बताना पड़ेगा। कैसे बांटोगे प्रॉफिट एंड लॉस वो तय करना पड़ेगा। आप सैलरी कैसे दोगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे लगाओगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करोगे, यानी जो भी ब्याज वगैरह तय करना, पैसे से बांटोगे वो सब तय करोगे। आप ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस कैसे सेट करोगे, किसको क्या काम करना है और किस पे कितनी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा वो सारे टर्म्स की किसी को नए पार्टनर को लाना है बिजनेस में, या कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है, किसी को बिजनेस से निकालना है, तो ये सब कैसे किया जाएगा, ये सब तय करोगे। इसके अलावा आप अपने डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करोगे, ये भी पता होता है। डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करोगे मतलब मान लो आपने तय कर लिया कि बिजनेस में जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा होगी उसकी चलेगी, तो उसके तरीके से काम होगा। या आपने तय किया कोई फैसला करना है कि डिस्प्यूट होगा, मेजॉरिटी के हिसाब से काम करेंगे, तो मेजॉरिटी और फिर वोट कराओगे, जितने मेंबर है सब मिलकर वोट करेंगे और जो मेजॉरिटी कहेगी वो हो जाएगा। इसके अलावा आप गुडविल को कैसे वैल्यू करोगे। गुडविल क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है साख, रेप्यूटेशन कहते हैं इसको दूसरी भाषा में। रेपुटेशन मतलब कि देखा होगा आपने अपने आसपास कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो महंगा काम करते हैं, यानी महंगा चार्ज करते हैं वैसे, लेकिन फिर भी वो बहुत चलते हैं। कारण क्या होता है कि हमें भरोसा होता है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा है या उसके पास बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा उसने अपनी इमेज बना रखी है मार्केट में जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू कमा रहा है। इसी इमेज को क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए इसके बाद आता है आपके पास रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको कहा पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता है, आपकी मर्जी है, कंपलसरी नहीं है, आप कराना चाहे तो करा सकते हैं, नहीं कराना तो मत कराओ। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराया तो इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं। पहला, कोई भी ऐसा फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं होता, ऐसे फर्म के पार्टनर्स ना तो फर्म पर कोई केस कर सकते हैं और ना ही किसी पार्टनर पे कोई केस कर सकते हैं। ठीक है, a partner of an unregistered firm cannot file suit against the firm or the partner, यानी अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो ना तो फर्म पे कोई केस कर सकते हैं और ना ही उस फर्म के पार्टनर्स पे। दूसरा, ऐसा फर्म भी किसी भी तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी पे कोई केस नहीं कर सकता, क्या रजिस्टर्ड ही नहीं थे, और साथ ही साथ फर्म चाहे तो वो अपने पार्टनर्स पे भी कोई केस नहीं कर सकता। क्या क्या बोला, मतलब पार्टनर जो है वो सूट नहीं कर सकता, किसको सूट नहीं कर सकता, नहीं तो ना तो वो पार्टनर को कर सकता है, अदर पार्टनर को, और ना ही वो फर्म पे कोई केस कर सकता है। ठीक,
और फॉर्म जो है, फॉर्म भी सूट नहीं कर सकती है किसको, ना तो वो अपने पार्टनर्स पे कोई केस कर पाएगी और ना ही किसी आउटसाइडर पे कोई केस कर पाएगी, यानी बाहर वालों पे भी कोई केस नहीं हो पाएगा। तो ये तीन बड़े कंसेप्ट हुआ करते हैं। यानी अगर आपको कल को ऐसा लगता है कोई अगर मुझे धोखा दे देगा या किसी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मुझे धोखा दे देगा, तो रजिस्टर करवा ले भाई, कल को तू केस कर पाएगा। कल को लगता है कि पार्टनरशिप में कोई दिक्कत हो गई, मेरे पार्टनर सारे नहीं तो मुझे केस करना पड़ सकता है, रजिस्टर करवाओ। नहीं तो ये तीनों चीजें बेनिफिट आपको नहीं मिलता। कोर्ट कहता है मुझे पता ही नहीं आप कौन हो। जब हमें पता ही नहीं कि आप कौन हो तो फिर हम कैसे मान ले कि आप इस बिजनेस में और कैसे हम आपके साथ काम करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था पार्टनरशिप तक का टॉपिक। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगली वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और इससे बचे हुए जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।